हेलो मेट्स, वेलकम टू ईज डिग्री। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का यूनिट नंबर 1 का वन शॉट रिवीजन। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि उनका एग्जाम है इस वाले सब्जेक्ट का और इसकी वन शॉट उनको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिल रही डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके आगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की पार्ट 2 की यूनिट 1 की वन शॉट, और आगे यूनिट्स की भी वन शॉट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और इस वन शॉट के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ईज डिग्री पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में पिन कर दिया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ईज डिग्री, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नेम है। तो आप वहाँ से जाके PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। तो चलिए हमारा यूनिट 1 शुरू करते हैं। यूनिट 1 है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे टोटल 5 लेसन्स हैं। तो लेसन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 का नाम है मोनोपली। तो मोनोपली हैज़ बीन derived from the combination of words mono plus pollen, where mono means single and pollen means to sell. So monopoly can be defined as market structure where there is a single seller selling a product for which there is no close substitute available and there are barriers to enter the market. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम एक प्रोडक्ट सेल करो, जब तुम्हारा कोई कंपटीशन एग्जिस्ट ना करता हो मार्केट में और तुम उस प्रोडक्ट के सोल सेलर हो, तो तुम्हारी एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर। तो अब हम फीचर्स ऑफ मोनोपोली की तरफ जाएंगे। इसके टोटल 5 फीचर्स हमको दिए गए हैं। सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्सिट्यूट्स, नो एंट्री, गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। तो फीचर नंबर 1 है सिंगल सेलर्स। मोनोपोली का मतलब ही यही है कि और कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, तुम्हारे अलावा कोई और सेलर ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिकली तुम उसके सिंगल सेलर बन जाओगे। नो क्लोज सब्सिट्यूट, क्योंकि तुम्हारा एक लोता प्रोडक्ट है मार्केट में, तो उसका कोई सब्सिट्यूट भी नहीं होगा लोगों के पास। उनको अगर वो प्रोडक्ट चाहिए होगा वो तो सिर्फ आपसे ही परचेज करेंगे। देन नो एंट्री, monopolists usually earn super normal profits in the long run as there is no entry of the new firms in the industry. तो इसका मतलब यही हुआ कि क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में एक सिंगल है, सिर्फ तुम्हारा ही प्रोडक्ट है उस कैटेगरी का, तो तुम्हारे पास किसी और को एंट्री देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, किसी और को एंट्री लेना उसी फॉर्म में, क्योंकि तुम एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो होते हैं कि जब रेगुलर प्रॉफिट से तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट्स को बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट्स। तो नो एंट्री वाले पॉइंट का यही मीनिंग है। Then fourth is goal of profit maximization. The goal of monopolist firm is to maximize the profits. How it maximizes the profit would be discussed under the next heading. Then fifth है अपना absence of supply curve. इसमें supply curve इसलिए absence होता है क्योंकि इसमें कोई relation नहीं होता प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का। Then अब हम डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली को देखेंगे। ये मैंने आपके बुक से ही उठाया है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में जैसे बताया गया कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन both the demand curves of AR and MR are horizontal and merge with each other at the given price. Demand is perfectly elastic as products are perfect substitutes. तो इसमें ये दिया गया है कि जब ये देखो जैसे लाइन स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, तो इसका ये दिया गया है कि AR और MR इक्वल होते हैं क्योंकि इसमें परफेक्ट कंपटीशन का है। तो अब हम अंडर मोनोपोली में अगर देखें तो अंडर मोनोपोली बोथ द डिमांड कर्व्स AR and MR are downward sloping. MR lies below AR curve. Demand is inelastic, which is less than 1, then due to absence of close substitutes. इसलिए क्योंकि तुम्हारा कोई सब्सिट्यूट ही नहीं होता, इसलिए देखो इसका MR यहाँ नीचे की तरफ है और AR भी ऐसे दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जा रही है। अब हम टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू अंडर मोनोपोली की तरफ देखेंगे, TR, AR एंड MR। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि जब प्राइस 100 और तुम 1 क्वांटिटी परचेज करोगे तो तुम्हारा टोटल रिवेन्यू 100 हो जाएगा, और अगर 90 के प्राइस पर तुम 2 क्वांटिटीज़ परचेज करोगे तो तुम्हारा टोटल रिवेन्यू 180 हो जाएगा। तो इसमें ये बताया गया, देखो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू 80 से बड़ा है। मार्जिनल रिवेन्यू ये होता है कि जब तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग जो था और जो तुमने नया परचेज करा उसमें डिफरेंस कितने का है। जैसे कि अगर तुम 80 के उस पे प्राइस पे 3 क्वान्टिटीज़ परचेज करोगे तो वो 240 की आएगी, और 180 और 240 का डिफरेंस है 60 रुपीज़। तो ये आप देखोगे ये बिल्कुल डिफरेंस दिया गया है, लाइक 280 का डिफरेंस 40, 300 और 280 का डिफरेंस 20। ये धीरे धीरे पॉजिटिव से लेके 0 तक आता है, फिर ये नेगेटिव में चला जाता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, देन इक्वल, देन नेगेटिव। ऐसे ये मार्जिनल रिवेन्यू मूव करता है। इसका डायग्राम भी देखो, आप एक बार डिस्कस कर लो, एक बार इसको लुक कर लो, बाकी PDF से ढंग से समझ लेना कि इसके डायग्राम में क्या बताया गया है, और ये नीचे उसकी डिस्कशन भी दी हुई है, ये आप एक बार रीड कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम चलेंगे एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन मोनोपोली. A monopolistic firm has no supply curve as there is no relation, one-on-one relation between the price and the quantity supply due to the fact that here demand curve is not constant but downward sloping. So the quantity supplied at different rates prices depend upon the shape of the demand curve, elasticity and marginal cost curve as equilibrium is obtained by the intersection of marginal revenue and marginal cost curve. तो इसमें ये बताया गया है कि मोनोपोली में जो एब्सेंस होता है सप्लाई कर्व का, जैसे हमने फीचर्स में डिस्कस करा, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई रिलेशन ही नहीं होता प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड से, क्योंकि एक मोनोपोलिस्टिक फॉर्म है और इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. एवरेज रिवेन्यू जो भी हमने ऊपर देखा वो सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर. तो मोनोपोली इज अ कंडीशन विद ओनली वन सेलर हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट विच गिव्स मोनोपोलिस्टिक द फ्रीडम टू सेट द प्राइस. मतलब इसमें कोई हमारा सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता, तो तुम जो मर्जी प्राइस रखो, एक फ्रीडम होती है, क्योंकि जो अगर कस्टमर को प्रोडक्ट को परचेज करना है वो ऑब्वियसली तुमसे ही कर पाएगा, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा. प्योर मोनोपोली रेयरली एग्जिस्ट की मतलब बहुत रेयर होता है इसका एग्जिस्ट करना, क्योंकि काफ़ी रेयर केसेस में होता है कि सिर्फ तुम ही हो एक मार्केट में जो सिर्फ तुम्हारे प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूम हो रहा है. इसलिए और अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो ईच फर्म्स ओनली अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट in the long run, because in the short run if there is any supernormal profit, new firm will enter the market till all the excess profit is wiped out and all firms at their equilibrium quantity at a point where marginal revenue is equal to the marginal cost. कि ये बात इसमें ये बताई गई है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है उसमें लॉन्ग रन में तुमको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर हुआ भी तो बाकी जो फर्म्स है वो मार्केट में एंटर कर जाएगी और तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा. तो लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं. ये हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की. अब इसमें जैसे बताया गया प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC. देन बट इन द केस ऑफ मोनोपोली डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, देयरफॉर P is greater than MR. But in equilibrium condition being MR is equal to MC, we get a difference between and MC as P is greater than MC. This gap between the price and MC exists the extent of monopoly power that a firm possesses. Then Abel Lerner, an economist, gave an index in 1934 to measure this monopoly power and it is called Linus Index of Monopoly Power. इसको हम एक बार देख लेंगे कि उन्होंने 1934 में एबल लर्नर ने एक अपना मेजर दिया था जिससे मोनोपोली पावर को वो कर सकते हैं. ये रहा उसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है. Then the more is the elasticity of the demand, the lesser is the monopoly power, and the lesser is the elasticity of demand curve, the more is monopoly power. कि मतलब इनका एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, जितनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी उतनी कम इलास्टिसिटी होगी डिमांड कर्व की, और जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी डिमांड कर्व की उतनी कम मोनोपोली होगी. और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो P होता है प्राइस होता है वो MC के इक्वल होता है और L इज इक्वल टू 0 होता है. तो मतलब देयर इज नो मोनोपोली पावर. द क्लोजर द वैल्यू ऑफ L to 1 द हायर इज द मोनोपोली पावर. देन हमारा लेसन 1 इसके साथ कंप्लीट होता है. अब हम अपना लेसन 2 की तरफ जाएंगे जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ मोनोपोली. तो इसमें ये बताया गया है कि देयर आर 2 कॉस्ट दैट अराइज बिकॉज ऑफ मोनोपोली. देन फर्स्ट इज डेड वेट लॉस. It is a net loss to the society that includes both producers and consumers. To understand the concept of dead weight loss, we need to explain the consumer surplus and the producer surplus and see how this changes because of monopoly power. इसमें हम कह रहे हैं कि जो नेट लॉस होता है सोसाइटी का ये दोनों का होता है, प्रोड्यूसर्स का भी कंज्यूमर का भी. और इसको हमको समझने के लिए पहले कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को समझना पड़ेगा. अगर मैं तुमको अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम मार्केट में सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो और तुमने सोचा हुआ वो प्रोडक्ट तुमको मार्केट में 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम जब मार्केट उसको लेने जाते हो तुम उसको जो सेलर होता है उसको बोलते हो कि मेरे को ये प्रोडक्ट 70 में लेना है, और लेट अस अज्यूम वो तुमको वो प्रोडक्ट 70 का दे भी देता है, लेकिन तुम माइंड से घर से 100 का बजट लेके गए थे, जो 30 रुपीज़ का डिफरेंस आया वो हुआ तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस. ऐसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब यहाँ पे जैसे दिया भी गया है कि ये डिफरेंस होता है जो प्रोड्यूसर एक्चुअली गेट्स एट द प्राइस ही इज़ विलिंग टू सेल. कि मतलब जिस प्रोड्यूसर जिस प्राइस में प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है और जो प्राइस उसको मिल रहा है. मान लो ये प्रोड्यूसर ने सोचा कि ये प्रोडक्ट मैं अपना 100 तक सेल करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जब मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसको कस्टमर्स 120 130 इस प्राइस में भी लेने के लिए रेडी होते हैं. तो जो बीच का डिफरेंस 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ का प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस. इसमें देखो एक टेबल और ये
डायग्राम भी दिया गया है कंज्यूमर सरप्लस का, प्रोड्यूसर सरप्लस का, ये भी आप अपनी PDF से एक बार लर्न कर लेना। और बाकी जो भी मेन डायग्राम से इनको लाइक समझाना तो एक पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनको आप अपना एक बार रिवीजन के लिए एक बार ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। लाइक आप 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा। PDF में मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया, आप एक बार वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विद मोनोपोली। इसमें हमारे टोटल 9 पार्ट्स दिए गए हैं। एक बार हम इनके पार्ट्स की एडिंग पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, सोशल कॉस्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, एंड द लास्ट इज प्राइस एंड आउटपुट कंपैरिजन। अब हम अपना फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ सेलर्स से। प्योर कंपटीशन हैज़ मैनी बायर्स एंड सेलर्स whereas there is only one seller in the monopoly। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, मोनोपोली में एक सिंगल सेलर ही होता है जो उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा होता है पूरी मार्केट में। देन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, प्योर कंपटीशन में तो मतलब आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोनोपोली में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और थर्ड है इसका एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। प्योर कंपटीशन में हमारी फ्री एंट्री एग्जिट होती है, बट उसमें मोनोपोली में हम प्रिवेंट करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं एंट्री ऑफ एनी न्यू फर्म इन द इंडस्ट्री। Then fourth is profits in the long run. In the perfect competition, firm earns normal profit in the long run, while monopolist usually earns supernormal profits because of barrier to entry and exit. मोनोपोली फर्म जाने इसलिए जाते हैं कि तुम किसी की एंट्री और एग्जिट अलाउ ही नहीं कर रहे मार्केट में, इसलिए तुमको सुपर प्रॉफिट ही होगे। वेयरएज इन प्योर कंपटीशन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मार्केट में। देन फिफ्थ इज डिमांड कर्व टू द फर्म ऑफ द फर्म। द डिमांड The firm in a perfect competition firm has no control over the price as it is the industry which fix the price। मतलब जो एक परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें जो बायर होते हैं, मतलब जो गुड परचेज करते हैं, वही प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं, इसका राइट सेलर के हाथ में नहीं होता है। बट मोनोपोली में एक ही फर्म होती है और कोई डिफरेंस नहीं होता फर्म और इंडस्ट्री में, क्योंकि एक ही जो फर्म है वो पूरी मार्केट में प्रोवाइड कर रही है और वही उसका प्राइस सेटर होती है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व होता है जो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहता है मोनोपोलिस्टिक फॉर्म का। वेयरएज अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो उसका डिमांड का बिल्कुल पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के और वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा सबको। देन सिक्स्थ इज सोशल कॉस्ट। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री सेट्स इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एंड देयर इज नो कॉस्ट टू द सोसाइटी। मोनोपोलिस्टिक सेट्स अ प्राइस अकॉर्डिंग टू MR is equal to MC where P is greater than MC, which brings cost to the society. Then seventh is price discrimination. A perfect competitive industry cannot discriminate on the basis, whereas a monopolistic can follow price discrimination. Then eighth is supply curve of the firm. A perfectly competitive firm has one-to-one relation between price and quantity supplied, which is shown by the supply curve, which is the segment of marginal cost over the minimum point of the short-run average. However, there is no supply curve in the case of monopoly, as same quantity can be sold at two different prices and that two different quantities can be sold at the same price depending upon the shape of demand curve and marginal cost curve। इसका यही मतलब हुआ कि सप्लाई कर्व है जो परफेक्टली कंपटीशन का, इसकी रिलेशन ऑब्वियसली जुड़ी होती है प्राइस और क्वांटिटी से, वेयरएज मोनोपोलिस्टिक का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। और इसमें यही बताया गया कि एक प्रोडक्ट है वो सेम क्वांटिटी डिफरेंट रेट्स पे भी बेची जा सकती है और उसी प्रोडक्ट की 2 डिफरेंट क्वांटिटीज सेम प्राइस पे भी बेची जा सकती है। देन नाइन्थ एंड द लास्ट इज प्राइस एंड आउटपुट कंपैरिजन। Price and output comparison. Perfectly competitive firm sells a larger output and that too at a lesser price as compared to a monopolistic that sells less and at a higher price. Then हमारा next step price discrimination. Pigou has described 3 degrees of price discrimination on the basis of how much consumer surplus the monopolistic can take away from the consumers. इसमें कहते हैं कि अपनी 3 डिग्री उन्होंने डिस्क्राइब करी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, जिसमें फर्स्ट डिग्री का नाम ही यही है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इसके 2 टाइप्स है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसके 2 टाइप्स है। देन सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा आता है, इसमें ये बताया गया है कि ये एक फॉर्म है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जिसमें डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं कस्टमर से उनकी क्वांटिटी के बेस पे, कितनी क्वांटिटी वो परचेज़ कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं तो उसको वो लेस प्राइस में भी मिल जाती है। ये हमने काफ़ी जगह देखा भी है मार्केट्स में। लाइक अगर तुम बल्क में परचेज़ करोगे तो ऑब्वियसली तुमको क्वांटिटी जब ज़्यादा परचेज़ करोगे तो तुमको प्राइस उसका लेस लग जाएगा।
देन अपनी है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है जो डिफरेंट चार्ज करती है, सब ग्रुप से डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है, और वो भी सेम प्रोडक्ट का विद डिफरेंट इलास्टिसिटी, देयर बाय चार्जिंग अ हायर प्राइस इन द सब ग्रुप दैट हैज लोअर इलास्टिसिटी एंड लोअर प्राइस इन द सब ग्रुप जिसकी इलास्टिसिटी हाई है। तो मतलब जो सब ग्रुप जिसकी इलास्टिसिटी हाई है उससे कम प्राइस चार्ज करेगी, और जिसकी लो है उससे हाई प्राइस चार्ज करेंगे। और इसमें हम अपने ये देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थर्ड डिग्री चार्ज करने के लिए, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्ज करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्म को मोनोपोलिस्टिक होना चाहिए। सेकंड ये है जो होल मार्केट है वो डिवाइड होनी चाहिए सब ग्रुप्स में, और एज्यूम करना चाहिए देयर आर 2 सब ग्रुप मार्केट्स और सब ग्रुप्स। देन थर्ड इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट स्टेट्स इन द डिफरेंट सब मार्केट। Fourth is sub-market should be kept separate, that is, it should not be possible for the consumers to shift themselves from one market to another. Then fifth is it should not be possible to transfer goods from one sub-market to other sub-market. Arbitrage opportunities would eliminate the differential, thereby making price discrimination invisible. ये conditions आपको एक बार read करनी है, क्या पता एग्जाम में आने के इसके चांसेस है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट, natural monopoly. Natural monopoly occurs in the case of public utilities like electricity, water supply, telephone services, etc., where initial cost of the plants remain higher but after the cost starts falling and output increases। के मतलब ये तुमसे पब्लिक यूटिलिटी में चार्ज की जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, टेलीफोन सर्विसेज होगी, जिसमें इनिशियल कॉस्ट प्लांट्स की हाई रहती है बट कॉस्ट आफ्टर फॉलिंग जो होती है, आउटपुट जैसे इंक्रीज होती है वो कॉस्ट गिरने लग जाती है। जैसे ही मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट्स तुम्हारा स्केल फैक्ट्री का यूनिट का बढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारी कॉस्ट कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि अंडर नेचुरल मोनोपोली एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड एमसी इज ऑलवेज लोअर बिलो एवरेज कॉस्ट। अब अपना आता है एंटी ट्रस्ट लॉज। एंटी ट्रस्ट लॉज reduce the market power and promote competition in the market, as we know that monopoly power creates social cost due to the inefficient allocation of resources. The antitrust laws also limit possible anti-competitive behavior of the firm, जिसमें फर्स्ट लॉ है अपना शर्मन लॉ, passed in the 1890, prohibits contracts, combinations or conspiracies in reference of trade. Then the Clayton एक्ट जो पास हुआ था 1914 में, जो प्रोहिबिट करता है मर्जर्स और एक्विजिशंस को विच क्रिएट मोनोपोलिस्टिक पावर। देन थर्ड इज फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट। 1914 में ये एक फॉर्म हुआ था, और अमेंडमेंट इसकी आई थी 1938 में, 1973 में और 1995 में। तो ये लॉ सप्लीमेंट करता है शेयरमैन और क्लेटन लॉ को बाय इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब हमारा लेसन 2 भी इसके साथ कंप्लीट हो गया है। अब हम यूनिट 1 के लेसन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है monopolistic competitions. Features of monopolistic competitions. There are large number of buyers and sellers in the market. Then the second is product differentiation and close substitutes. मतलब जैसे unlike the perfect combination, the firms under monopolistic competition sell differentiated products which are close substitute of each other. Close substitute products are those products whose uses, production, technology and respective prices are almost similar. However, these products can be different in terms of presentation, style, packaging, color and branding. For example, take the product toothpaste. इसमें यही बता रहे हैं कि जो फीचर्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की यही है कि तुम्हारा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट ही नहीं है मार्केट में। वेयर एज अगर परफेक्ट कंपटीशन की देखें तो बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में प्रेजेंट है। अब हम अपने थर्ड की तरफ चल के जो है हमारा सेलिंग कॉस्ट। Firms under monopolistic competition incur selling cost besides production cost in the form of advertising, dealership and for adoption or of other marketing strategies. ये selling cost की बात हो रही है कि मतलब तुम अपना प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करने के लिए क्या क्या कॉस्ट इंक्योर करते हो, जैसे कि एडवर्टाइजिंग होगी, डीलरशिप होगी और कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को तुम अडॉप्ट करते हो, और फ्री एंट्री एग्जिट होती है मार्केट से। देन फिफ्थ इज प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। इसमें ये होता है कि फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन are seen to be indulging in both price and non-price competition. Then sixth is there is lack of perfect knowledge about the cost of the product, demand and other marketing condition. Seventh is there is absence of perfect mobility of factors in the market due to lack of perfect knowledge. इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ जो कि है एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें ये दिया गया है अपने
AR और MR का कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा दिखता है। तो हम देखते हैं एक बार इसको। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द डिमांड कर्व्स AR एंड MR आर फ्लैटर एंड इलास्टिक। और ऐसे ही अपना दिया गया है अंडर मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली द डिमांड कर्व्स ऑफ AR आर स्टीपर एंड इन इलास्टिक, कि मोनोपोली में हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर और इन इलास्टिक होता है, और जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो भी हमारी लेस देन 1 होती है, और अपना इसमें ग्रेटर देन 1 होती है। जैसे कि इसमें MR और AR ऐसे मूव कर रहे हैं, इसमें ऐसे कर रहे हैं। अब हम परफेक्ट वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कंपैरिजन करेंगे। इसमें टोटल 3 कंपैरिजन पॉइंट्स दिए हुए हैं, चलो एक बार इनको रीड कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ MC एंड MR डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर ऑल मार्केट कंडीशंस, हाउएवर अंडर परफेक्ट कंपटीशन बाय डेफिनेशन AR ऑलवेज इक्वल्स MR। कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वालिटी होती है MC और MR में, ये डिटरमाइन करती है इक्विलिब्रियम फर्म का सारी मार्केट कंडीशन में, और परफेक्ट कॉम्बिनेशन में ये हमेशा इक्वल होता है AR के। MR जो होता है हमेशा इक्वल होता है AR के। अब अपना सेकंड है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में, अगर हम देखें तो एक सिंगल प्राइस होता है जो मार्केट में होता है, और ऑल फर्म्स इक्वेट देयर MCs टू विद द मार्केट प्राइस, कि प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का वो मार्केट में सेट हो चुका होता है, सारी फर्म्स को उस प्राइस को मैच करना होता है। देन थर्ड है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम टेक प्लेस तब करता है जब वो नेसेसरी हो लोएस्ट पॉइंट पे, और जो AC का है वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टेक प्लेस करते हैं लेफ्ट की तरफ लोएस्ट पॉइंट पे और AC कर्व्स पे। फ्रॉम दिस इट फॉलोज द लेवल ऑफ आउटपुट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल बी ऑप्टिमम, while under imperfect competition it will be less than optimum. In other words, under imperfect competition productive capacity is underutilized। कि मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी ये फ़र्क है कि जो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो अंडर यूटिलाइज होती है। अपना थर्ड यूनिट इस साथ ख़त्म होता है, अपना थर्ड लेसन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं लेसन नंबर 4 की तरफ, यूनिट 1 का, जो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली हैज़ बीन derived from word oligo plus pollen. Oligo means few and pollen means to sell. Oligopoly can thus be defined as a market structure characterized by a large sellers selling homogeneous or differentiated products having a strong barriers to exit and entry and firms to recognize their mutual interdependence. When oligopolist firms are selling homogeneous product, it is called pure oligopoly, and if they are selling differentiated products, it is called impure oligopoly. ओलिगोपोली का यही डिफ्रेंसिएशन इसमें बताया गया है कि जब सेलर्स मार्केट में कम हो, मतलब सेलर्स हो, मोनोपोलिस्टिक में तो सिर्फ एक सेलर होता है, लेकिन ओलिगोपोली में एक से ज़्यादा सेलर होते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होते, कम होते हैं, बहुत कम, और उसी को हम कहते हैं ओलिगोपोली। और इसमें अगर सारे मतलब सेम टाइप ऑफ गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो हमारा प्योर ओलिगोपोली के डेफिनेशन में आ जाएगा, और अगर डिफरेंशिएटेड गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो हमारा इम्प्योर ओलिगोपोली में आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली की बात करें तो इसमें ये दिया गया है कि फ्यू लार्ज सेलर्स, कि मतलब कम सेलर होते हैं लेकिन वो लार्ज सेलर होते हैं, कि मतलब वो मार्केट का एक लार्ज एरिया कैप्चर करते हैं। सेकंड, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, काफ़ी सेलर अगर मार्केट में, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर प्योर ओलिगोपोली है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, मतलब सेम टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, और अगर इम्प्योर ओलिगोपोली है तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिल रहे होंगे अलग अलग टाइप्स के। और इसमें भी स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है एंट्री एग्जिट का, तभी ये ओलिगोपोली आती है, कि मतलब एंट्री एग्जिट इसमें होती है लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं उसमें भी। देन इंटरडिपेंडेंस, की मतलब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट और डिस्टिंग्विश फीचर्स है ओलिगोपोली का, कि जिसमें काफ़ी फ्यू फर्म्स ही होती है जो काफ़ी अच्छा खासा एरिया और शेयर इक्विप कर लेती है मार्केट का। फिफ्थ इज एडवर्टाइजमेंट। इट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट द ओलिगोपोली फर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल weapons that they use against the rivals. Instead of changing the prices, often firms go for this, as prices are usually rigid because of their fear that the price change can lead to price war। कि मतलब अगर उन्होंने प्राइस चेंज करा तो मार्केट में काफ़ी प्राइस से रिलेटेड इश्यूज अराइज हो सकते हैं। देन अपना बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोली फर्म्स, इसमें हम देखेंगे लॉन्ग रन बिहेवियर, जो कि एक इम्पोर्टेंस है एंट्री बैरियर के लिए। इन द लॉन्ग रन व्हेन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स earn abnormal profits by increasing their prices over and above the total average cost, new firms are attracted to this industry. In such situations, entry barrier become important for the existing firms to sustain the abnormal profits. In the absence of natural oligopolistics do create their barriers and restrict new firms। कि मतलब अगर तुमने प्राइस एबनॉर्मल कर लिया
तो ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी न्यू फर्म्स के लिए मार्केट में एंटर करना, इसलिए एंट्री बैरियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन अपने जो फॉर्म्स के बैरियर है वो थोड़े बहुत ऐसे बताए गए हैं। सम ऑफ द फॉर्म क्रिएटेड बैरियर्स आर एज फॉलो। ब्रांड प्रोलिफरेशन, मतलब ये सिचुएशन ऐसी होती है जब एग्जिस्टिंग फॉर्म अंडर ओलिगोपोली produce multiple products with differentiated features and capture major share in the market due to their brand image. For example, in the automobile industry, all existing branded companies produce various model of cars with different features. कि मतलब तुम्हारी एक ब्रांड वैल्यू है मार्केट के अंदर कि जो कस्टमर्स है वो तुम्हारी ब्रांड से फेमिलियर है। देन सेकेंड इज सेटअप कॉस्ट, कि ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म्स कैन रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स बाय इम्पोजिंग हाई फिक्स कॉस्ट. This becomes possible in an industry where sales are promoted by huge advertisement. Oligopolistic firms can spend a huge amount of advertisement to shift the demand curve in their favor. Predatory pricing, it is a situation where the existing price firms in oligopolistic market cut their prices below cost when they expect that new firm will enter the market. कि मतलब जब फर्म को डर लगे कि अब मार्केट में न्यू फर्म आने की चांसेस है तो अपने वो प्राइसेस कॉस्ट के भी नीचे ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कि हमारा आता है प्रीडेटरी प्राइसिंग में. अब हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली. फर्स्ट है इसमें कॉर्नोट मॉडल. इसके अगर हम डिस्कस करें तो इट इज़ अ डुओपोली मॉडल वेयर देयर आर ओनली टू फर्म्स. फर्म्स डू नॉट recognize their interdependence or rivalry or and act independently. The marginal cost of production of both the firm is zero, that is MC is equal to zero. Straight linear demand curves होते हैं. Objective of the firm is profit maximization और both the firms होती है वो simultaneously decide करती है कि how much to produce. तो each firm treats the output level of its competitors as fixed when deciding how much to produce. Most important assumption of Cornet model. ये है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट और assumption कि जो ईच फर्म होती है वो अपना आउटपुट लेवल फिक्स रखती है और डिसाइड करने के लिए कि हाउ मच टू प्रोड्यूस. तो इसको आप एक बार रीड कर लेना. देन वी विल गो फॉर लिमिटेशन ऑफ कॉर्नेट मॉडल. लिमिटेशन डिस्कस करती है इसमें. द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption that both the firms of this model set their output independently is quite unrealistic. कि मतलब ये काफ़ी अनरियलिस्टिक हो रहा है कि दोनों फर्म जो होती हैं कि अपना मॉडल जो है इंडिपेंडेंटली सेट करेगी आउटपुट का. और सेकेंड है इसमें द फर्म कम्पीट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी एज दे कीप द वेरिएबल प्राइस आउटसाइड द कॉम्पिटिशन, बट हाउ लॉन्ग दिस कैन कंटिन्यू इज क्वेश्चनेबल. देन थर्ड इज द लेंथ ऑफ द एडजस्टमेंट प्रोसेस, दैट is how much time the firms would take to reach the final equilibrium has not been discussed anywhere in the model. अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड हमारा मॉडल है जो कि है स्टैकलबर्ग मॉडल फर्स्ट मूवर एडवांटेज. इसमें है कॉर्नेट मॉडल assume that both the firms set their output simultaneously. However, Stackelberg model assumes that the firm do not take their decision simultaneously. There are two firms in this model where one sets its output first and then the second firm enters. This model is based on the following assumption. Duopoly model, two firms A and B. Then second is straight linear demand curves. There is no marginal cost for both the firms. One firm is the leader that sets its output and the second is the followers who is behaving as per Cornet assumption, assumes that the leader would keep its output constant. A firm can act as a leader because of its knowledge, experience and sophistication. Then there is no collusion between the firms. Both the firms act independently. Both the firms are selling homogeneous product. मतलब ये एक डुओपोली मॉडल है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट भी जीरो होगी, लेकिन इसमें एक फर्म होता है वो लीडर का काम करता है और जो लीडर बनने जाता है उस फर्म को उसकी नॉलेज के ऊपर और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया जाता है. और इसमें अपना जो ये दिया गया है कि जो बोथ द फर्म्स है होमोजीनियस प्रोडक्ट ही सेल करेगी. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है इसमें कि कॉर्नेट और स्टैकलबर्ग मॉडल में से कौन सा मॉडल बेस्ट है. अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नाउ राइजेस इज दैट out of the two models, both which belong to non-collisive oligopoly, which one is more suitable? The answer depends on whether the industry compromises of the firms that are similar, of equal size, and none having a leadership position. Cornet model is more suitable. Whereas in an industry where one firm has a sophisticated leadership position over the others, Stackelberg model should be preferred. इसमें यह बताया गया कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग मॉडल सुटेबल होंगे जैसे कि इसमें दिया गया है. इसी के साथ हमारा
लेसन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपना यूनिट नंबर 5 का लास्ट लेसन नंबर 5 कोलिजिव ओलिगोपोली। अभी लेसन नंबर 4 था, हमने जो मेन पढ़ा था नॉन कोलिजिव, अब हम पढ़ेंगे कोलिजिव ओलिगोपोली। देन इसमें मॉडल्स ऑफ कोलिजिव ओलिगोपोली दिए गए हैं। टोटल 2 मॉडल्स होते हैं, इम्प्लिसिट कोलिजन देन एक्सप्लिसिट कोलिजन। लेकिन जो फर्स्ट वाला इम्प्लिसिट कोलिजन, इसमें पार्ट दिया गया प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फॉर्म। इसमें सेकंड वाले में भी हमारे 2 पार्ट दिए गए हैं, कार्टल्स OPEC एंड CIPEC। देन B इज सेंट्रलाइज कार्टल। इम्प्लिसिट वाले की तरफ अगर हम जाए तो इसमें ये दिया गया है कि अ फॉर्म ऑफ कोलिजन वेयर द फर्म्स ट्राई टू अवॉइड द अनसर्टेनिटी related to the rival's action is price leadership. Price leadership model where one firm sets the price and the other follow it, not because it is oligopoly but it is implicit, as otherwise it would create unnecessary competition and reduce the combined profits. There can be various price leadership. By the most common follows are price leadership by a low cost firm, by barometric price leadership by a dominant firm. ये मतलब एक नाम हमने ऐसे ही मतलब एक बार रीड कर लेना आप, इसलिए दिया गया है यहाँ पे। और ये बताया गया है कि इसमें जो एक फर्म होती है वो प्राइस सेट करती है, और जो दूसरी फर्म होती है उससे मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक अननेसेसरी मार्केट में वो क्रिएट करेगा, अननेसेसरी ट्रबल्स और कंपटीशन क्रिएट करेगा, जिससे कंबाइंड प्रॉफिट भी रिड्यूस हो सकता है। अब हम करेंगे अपना एक्सप्लिसिट कोलिजन के बारे में। ये हमारा ये दिया गया है कि फ्रॉम इम्प्लिसिट कोलिजन नाउ वी मूव टू एक्सप्लिसिट कोलिजन एंड द मोस्ट common one is cartels. Cartels would be studied under 3 heads as given below: OPEC, CIPEC and centralized cartel. First is OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. It was formed in 1960 and presently has 14 countries that are part of this cartel. ये बताया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, जो 1960 में फॉर्म करी गई थी। इसमें प्रेजेंटली 14 कंट्रीज प्रेजेंट है। देन सेकंड है CIPEC, ये है इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर की इसमें हमारा कॉपर का इसमें एक्सपोर्ट क्या बना हुआ है, जिसमें इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी है, और ये 1967 में फॉर्म किया गया था। इसमें 8 मेंबर्स है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है, पेपर में आ सकती है। देन थर्ड इज सेंट्रलाइज्ड कार्टल। इसमें ये बताया गया कि जब ऑल फर्म्स होती है ओलिगोपोली की एक एक्सप्लिसिट कार्टल को ज्वाइन कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज कार्टल के। मतलब ओलिगोपोली की जो फर्म्स होती है वो एक साइड कंबाइन होकर कोई एक सिंगल कार्टल को ज्वाइन कर लेती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज कार्टल। देन अपना है प्रिजनर्स डायलेमा। इसको अगर हम रीड करें तो इसमें ये दिया गया है कि एक ऐसा मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि ओलिगोपोलिक फर्म जो होती है वो कैसे एक्ट कर सकती है, अपने उनका एक्शन कैसे एक म्यूचुअल डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकता है। द प्रिजनर्स डायलेमा इज अ पैराडॉक्स इन डिसीजन एनालिसिस इन विच two individuals acting in their own best interest to pursue a course of action that does not result in the ideal outcome. It shows why firms cheat and get a worse result that would have been if they could have cooperated. It is based on the concept of game theory and theory, a mathematical technique that helps in understanding the nature of interdependence among rival firms that are faced with uncertainty in their pricing and output decision. इसमें ये बताया गया है कि एक प्रिजनर डायलेमा बता रहे हैं कि कैसे अगर वो जो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया कि कैसे जब 2 फर्म्स चीटिंग का माइंडसेट रखती है और एक नेगेटिव माइंडसेट रखती है, मतलब जिसमें एक फ्रॉडरी का कंसल्ट आता है हमारा, वो उनके लिए और बुरा ही साबित होता है। अगर वो अच्छा माइंडसेट रखती है और अच्छा वे में ट्रीट करती है, परफॉर्म करती, तो उनको बल्कि फ़ायदा ही होता है। ये प्रिजनर डायलेमा बताया गया, जिसमें नीचे 2 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। पहला कि प्रिजनर की उससे दिया गया कि अगर वो कन्फेस करता है और अगर वो कन्फेस ना करता। देन इसमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर वो चीट करती और वो चीट ना करती। इसको आप एक बार रीड कर देना, ये आपकी बुक से ही दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। बिल्कुल ये वाला एग्जाम्पल पेपर में आने के चांसेस है, तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का। एक्चुअली ये जो सिलेबस है ये लेटेस्ट दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो इसलिए इस पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, किसी भी वन शॉट अवेलेबल नहीं है। मैंने भी इसके नोट्स खुद बुक से एक वर्ड को सेलेक्ट करके बनाए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट से मेंशन करे हैं, क्योंकि ये तो बुक्स में काफ़ी एलैबोरेटेड वे में एक्सप्लेन किया गया और स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम काफ़ी पास आ रहे हैं, तो मैंने इसको कंप्रेस करके 13 पेजेस के अंदर इस नोट्स को कंप्लीट करा यूनिट 1 के, जिसके अंदर 5 लेसन्स आते हैं। इसी नोट्स की PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दी है, जैसे आपको बताया मैंने, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना।
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुमको और भी कुछ नीड चाहिए हो, हेल्प चाहिए और कोई भी मेरे को सजेशन देनी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।